नमस्कार। मैं डॉक्टर दिलीप कुमार। स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, पिछली कक्षा में हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में जान रहे थे। वैदिक सभ्यता की बात की जाए तो वैदिक सभ्यता जो है दो भागों में बटा हुआ है। इसका संपूर्ण काल की बात की जाए तो 1500 बीसी से 600 बीसी का काल वैदिक सभ्यता का होता है। और ये वैदिक सभ्यता जो है दो भागों में बटा हुआ है, एक अर्ली वैदिक और दूसरा लेटर वैदिक, यानी पूर्व वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल की बात की जाए तो यह 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी के बीच में इसका काल था। और उत्तर वैदिक यानी लेटर वैदिक की बात की जाए तो यह 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी के बीच में इसका काल था। तो इस प्रकार से यह जो वैदिक सभ्यता है दो भागों में बटा हुआ था, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। अब आइए आज हम उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे, लेटर वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। पूर्व वैदिक काल के बारे में जो हम लोगों ने जो है पिछली कक्षा में देखा था। आज हम देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में क्या कुछ परिवर्तित हुआ है पूर्व वैदिक काल की अपेक्षा। आज के जो है कक्षा में हम लोग इसके उत्तर वैदिक काल के जो है वैदिक काल में क्या राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिवर्तन हुए, इसके अलावा क्षेत्रीय राज्यों का उदय, कबीलाई, इसके पहले जो है पूर्व वैदिक काल में कबीलाई के आधार पर जो है संगठित था, तो यहाँ पर जो है क्षेत्रीय राज्यों का उदय किस प्रकार से होता है, प्रशासनिक व्यवस्था में क्या कुछ परिवर्तन होता है, इसके अलावा जो है कौन कौन से संस्थान होते हैं जो राजा को जो है शासन कार्य में मदद करते हैं, और राजकीय आय क्या था, न्याय व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था में क्या कुछ परिवर्तन हुए थे उत्तर वैदिक काल में। और इसके बाद जो है सामाजिक परिवर्तन हम देखेंगे, वर्ण व्यवस्था के बारे में कि वर्ण व्यवस्था क्या कुछ उसमें परिवर्तन इस समय हुआ था, इसके बारे में जानेंगे। और फिर हम देखेंगे कि समाज में जो है किस प्रकार समाज था या परिवार जो है किस प्रकार का था, तो इसके बारे में जो है हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग विस्तार पूर्वक से आज उत्तर वैदिक काल के बारे में अध्ययन करते हैं, उत्तर वैदिक काल के बारे में जानते हैं। यह जो वैदिक काल है, वैदिक काल या सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर वैदिक काल, यह सब जो है प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत आता है। बीए ऑनर्स की कक्षा और सब्सिडरी। इसके अलावा चूंकि इतिहास है और इतिहास का प्रश्न जीके में, जनरल नॉलेज में सबसे ज़्यादा होता है, तो आपको विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भी यह समान रूप से उपयोगी है। पूर्व वैदिक काल हम देखें तो यह रचनात्मक काल था, यह स्टार्टिंग काल था। कई चीज जो है उद्भव हो रहे थे, कई चीज जो है वो बन रहे थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल की बात की जाए तो यह परिवर्तन काल था, उसमें बहुत सारे ग्रेट चेंजेज हम लोग को देखने को मिलता है उत्तर वैदिक काल में। और स्रोत की बात की जाए तो यह स्रोत था जो वैदिक काल को जानने के स्रोत थे, किस आधार पर हम इसके बारे में जान पाते हैं, तो वह स्रोत था साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में जो महत्वपूर्ण स्रोत थे, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, यानी ब्राह्मण एवं उपनिषद वगैरह जो जितने भी थे, वह सारे हमारे उत्तर वैदिक के जानने के स्रोत थे, जानकारी के स्रोत थे। इसी के आधार पर हम उत्तर वैदिक काल के बारे में जानते हैं। पुरातात्विक स्रोत के बारे में बात की जाए तो पुरातात्विक स्रोत में यहाँ पर हम देखते हैं चित्रित धूसर मृदभांड, यानी जो है एक चित्रित, उसमें चित्रात्मक किया हुआ एक सुराही नुमा जो है मृदभांड मिलता है वह, और लोहे के विभिन्न उपकरण जो है इस समय पाए जाते हैं पुरातात्विक स्रोत के रूप में। इसके आधार पर भी जो है हमें उस समय के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि
इस उत्तर वैदिक काल में जो है क्या कुछ परिवर्तन हुए। तो सबसे पहले हम लोग राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिवर्तन के बारे में देखेंगे। तो पूर्व जो वैदिक काल था उसमें आर्य जो थे वह पंजाब में रह रहे थे। पंजाब के क्षेत्रों में उन्होंने रहना बसना शुरू किया था। अब हम वहाँ से देखेंगे कि वो पंजाब का क्षेत्र से निकलते हुए वो गंगा दोआब की क्षेत्र में, यानी दिल्ली से इधर बढ़ते हैं यूपी की तरफ, जो है गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र, गंगा यमुना के दोआब। दोआब मतलब क्या होता है? दोआब मतलब आप ध्यान देंगे, दो नदियां, जैसे ये जो है दो नदियां हैं, दो नदियां के ये बीच का जो क्षेत्र होता है वह दोआब कहलाता है। तो ये दोआब गंगा और यमुना दो नदियां थी, उसके बीच का वो जो क्षेत्र था उसमें जो है आर्य आकर बसने लगे और इस स्थान पर जो है नए स्थल, नवीन स्थल, नए जगहों पर जो है नवीन बस्तियां स्थापित होने लगी। यहाँ पर एक चीज आप देखेंगे, यह जो उत्तर वैदिक काल जो है 1000 BC से लेकर 600 BC, यानी 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 BC तक, एक चीज आप इसमें देखेंगे कि लोहे का आविष्कार हो चुका था। लोहा जो था वह काफी कठोर होता है लोहा, और उससे एक फायदा क्या हो रहा था, पहले ताम्र के जो है उपकरण वगैरह होते थे वह ज्यादा जो है मजबूत नहीं होते थे, लेकिन अब लोहे के जो उपकरण मिल रहे हैं, लोहे के कुल्हाड़ी इत्यादि जो बनाए जाने लगे, तो उससे एक फायदा क्या हुआ आर्यों को कि वो उससे जंगलों को काटना, पेड़ों को काटना, जंगलों को साफ करना, झाड़ियों को साफ करके और नई बस्तियों को बचाने में जो है उनको बहुत ज़्यादा मदद मिलने लगी उस लोहे से। तो लोहे के ज्ञान को भी हम देखते हैं उत्तर वैदिक काल में, और इससे जो है प्रसार में, आर्यों के प्रसार में, विभिन्न जगहों में फैलने में, उनको जंगलों की सफाई करने में जो है काफ़ी मदद मिली और विभिन्न क्षेत्रों में वो बसते गए। लोहे के जो है प्रमाण की बात की जाए तो हस्तिनापुर, आलमगीरपुर यूपी में, नौ, अंतरजी खेड़ा, बटेश्वर इत्यादि जगहों में जो है लोहे के हथियार, बर्छी और जो है वानाग्र यानी तीर धनुष जैसे उपकरण जो है मिले हैं। इसके अलावा हम देखते हैं यह जो है राजनीतिक एवं प्रशासनिक जो है राजनीतिक परिवर्तन जो है ये सब कुछ हो रहा था। इसके अलावा जो है हम देखें तो क्षेत्रीय राज्यों का भी उदय हो रहा था। यह दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन जो है हम उत्तर वैदिक काल में देखते हैं कि जो है क्षेत्रीय राज्यों का भी उदय हो रहा था। इसके पूर्व वैदिक काल में जो है छोटे छोटे कबीलाई यानी समूहों में बटे हुए थे और लोग रहते थे और एक दूसरे से संघर्ष करते थे। राजा उसका नेतृत्व करता था युद्ध का। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्य जो है का उदय होना इस उत्तर वैदिक काल में शुरू हो जाता है। और राज्यों की बात की जाए, भरत कबीलाई जो है कई कबीलाई क्षेत्र थे, तो भरत और पुरु जो है मिलकर जो है कुरु कबीला बना था। और कुरु कबीला जो है बाद में पंचाल कबीला में जो है मिल जाता है। पंचाल कबीला में कुरु कबीला जो है पंचाल कबीला में मिल जाता है। और तुर्वस और क्रिवी ये दो कबीले तुर्वस और क्रिवी दोनों के मिलने से जो है पंचाल कबीला का निर्माण हुआ था। और बाद में जो है एक बार फिर से हम देखते हैं, भरत और पुरु दोनों कबीला मिलकर कुरु कबीला बनता है और तुर्वस और क्रिवी ये कबीला मिलकर जो है पंचाल कबीला बनता है। और बाद में ये कुरु कबीला और पंचाल कबीला जो है दोनों आपस में मिल जाते हैं
और कुरु कबीला में 2 गुट होते हैं, 2 गुटों में जो है विभक्त हो जाता है कुरु कबीला, और वह होता है कौरवों और पांडवों। कौरवों और पांडवों, महाभारत में आपने सुना होगा कौरवों और पांडवों के बारे में। तो ये कौरवों और पांडवों, जिसका काल जो था 950 ईस्वी पूर्व, 950 बीसी यानी ईस्वी पूर्व जो है कौरवों और पांडवों के बीच में जो है भरत युद्ध हुआ था। भरत युद्ध जो युद्ध हुआ था वह भरत युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है, भरत युद्ध हुआ था। और उसमें जो है कुरु कबीला पूरी तरह से नष्ट हो गया था, कुरु कबीला पूरी तरह से नष्ट हो गया। और उसी भरत युद्ध की चर्चा जो है विस्तार रूप से हम महाभारत में पाते हैं। महाभारत में जो है हम उसी युद्ध की चर्चा जो है कौरवों और पांडवों की चर्चा जो है विस्तार रूप से पाते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से जो है क्षेत्रीय राज्यों का भी उस समय उदय हो रहा था। अब आइए हम देखते हैं कि क्या कुछ प्रशासनिक बदलाव हो रहे थे। प्रशासनिक बदलाव की बात की जाए तो सबसे जो महत्वपूर्ण परिवर्तन था, प्रशासनिक बदलाव की बात की जाए तो सबसे बड़ा परिवर्तन तो जो था वह राजा की स्थिति में बदलाव था। यानी राजा जो थे उनकी स्थिति में बदलाव हो रहा था, उनकी शक्ति में बदलाव हो रहा था, उनके अधिकार में बदलाव हो रहे थे। राजा की शक्ति और अधिकार दोनों में वृद्धि हो रहा था। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज हम देखें तो राजा के पद जो थे वो वंशानुगत हो रहे थे। यानी पूर्व में जो है कबीलाई के जो है योग्य व्यक्ति को जो है लोग राजा चुनते थे, लेकिन अब हम उत्तर वैदिक काल में देखेंगे तो ये राजा का पद जो है वंशानुगत हो गया। यानी यदि मैं राजा हूं तो मेरा पुत्र भी राजा होगा, फिर उसका पुत्र राजा होगा। तो इस प्रकार से जो है यह राजा का पद जो है वंशानुगत हो गया था। इसके अलावा बात की जाए तो राजा विभिन्न उपाधियां जो है धारण करने लगे थे, जैसे विराट, एकराट, अधिराज, राजाधिराज, सम्राट। तो ये इन सब उपाधियों को जो है राजा जो है धारण करने लगे थे इस समय। मतलब कि ये सारी उपाधियां जो थी उनकी जो है वो साम्राज्यवादी नीति को इनका दर्शाता है। राजा के साम्राज्यवादी नीति का जो है यह द्योतक है। विराट, एकराट, अधिराज, राजाधिराज, सम्राट, तो ये सब जो है पद जो भी थे वह सारा उनका साम्राज्यवादी विचारधारा के द्योतक थे। इसके अलावा हम देखें तो राजा, जब कोई राजा बनता था तो राजा बनने के बाद जो है यज्ञ करना, राजसूय यज्ञ किया जाता था। पद धारण के समय, अभिषेक के समय राजसूय यज्ञ किया जाता था। तो यह राजसूय यज्ञ जो है करना राजा के लिए जो है अनिवार्य हो गया था। इसके अलावा हम देखें तो पूर्व में जो है कई कबीलाई संस्थान थे जो राजा को जो है शासन में मदद करते थे, लेकिन अब उन कबीलाई संस्थानों के जगह पर जो है विभिन्न संस्थान को हम पाते हैं, विभिन्न लोगों को पाते हैं जो कि राजा के शासन में जो है सहयोग करते थे। और वह थे रत्नीन के अंतर्गत वो सभी लोग आते थे, वह सभी पद वाले लोग आते थे जो राजा को शासन में मदद करते थे, उनको सहयोग करते थे। तो ये रत्नीन में हम देखते हैं कि कौन कौन से लोग आते थे, कौन कौन से पद वाले लोग आते थे। तो उसमें जो है प्रमुख सेनानी, पुरोहित, ग्रामिणी, राजन्य, छत्रा यानी द्वारपाल, वावता यानी राजा की प्रिय रानी। तो इन लोगों के सहयोग से जो है राजा जो है शासन किया करते थे। इसके अलावा हमने पूर्व वैदिक काल में देखा कि सभा और समिति और विधत, यह तीन जो है संगठन थे उस समय, जिनके मदद से भी जो है राजा शासन करते थे। तो सभा और समिति जो थे उनका दोनों का अलग अलग स्वरूप जो है
इस समय उत्तर वैदिक काल में हम पाते हैं। सभा की बात की जाए तो यह राज्य संस्था बन चुकी थी पूरी रूप से, यानी कि राजा का संस्था, राज्य का संस्था जो है वह बन चुकी थी। इसके अलावा समिति जो है, समिति दार्शनिक धार्मिक वाद विवाद, समिति में जो है दार्शनिक धार्मिक वाद विवाद होते थे और सभा जो है राजा को सहयोग करता था शासन में। राजकीय आय की बात की जाए, उत्तर वैदिक काल में राजकीय आय की बात की जाए तो राजकीय आय के यद्यपि जो है कोई निश्चित साधन नहीं थे जिससे जो है बराबर राजा को उस समय आय होता जाए। कुछ जो है आय के जो है कुछ कर के जो है ये प्रमाण मिलते हैं, वह बलि शुल्क भाग इत्यादि जो है कुछ कर थे जो कि राजा को प्राप्त होता था, लेकिन वह पर्याप्त नहीं था, इतना ज़्यादा यह नहीं था कि जो है राजा अस्थाई पद को सृजित कर सके, अस्थाई अधिकारी रख सके या सेना जो है वो रख सके। न्याय व्यवस्था की बात की जाए, न्याय व्यवस्था जो है राजा ही न्याय व्यवस्था जो है का मुख्य कर्ता धर्ता थे, वही न्याय व्यवस्था देखते थे। इसके अलावा अब आइए हम देखते हैं सामाजिक परिवर्तन के बारे में कि उत्तर वैदिक काल में क्या सामाजिक परिवर्तन हो रहे थे। सामाजिक परिवर्तन में वर्ण व्यवस्था की बात की जाए तो वर्ण व्यवस्था जो है काफी कुछ अब जटिल हो गई थी। पूर्व में हमने देखा कि पूर्व वैदिक काल में जो है जन्म नहीं कर्म जो लोग जिस प्रकार से कर्म करते थे उसी आधार पर अलग अलग भागों में पूजा पाठ वेद पाठ का अध्ययन करना इत्यादि जो है ब्राह्मणों का, युद्ध लड़ाई क्षत्रियों का, इस प्रकार से कर्म के आधार पर जो है वो जो जैसा काम करते थे उस वर्ग में शामिल हो जाते थे, उस वर्ण में शामिल हो जाते थे। लेकिन यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर जो है अब वह जन्मजात हो गया, जन्म से ही जो है वर्ण की पहचान होने लगी और यह वर्ण जो है महत्वपूर्ण हो गया। और ये जो है 4 वर्ण थे उस समय महत्वपूर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण थे। और ब्राह्मणों और क्षत्रिय की बात की जाए तो ये इनका उत्पादन से प्रोडक्शन से जो है कोई संबंध नहीं था। इसके बावजूद भी जो है ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज में जो है महत्वपूर्ण स्थान रखते थे और जितना भी शासन सत्ता इत्यादि की बात होती थी, अधिकार की बात होती थी, वर्चस्व की बात होती थी, तो ये इन्हीं ब्राह्मणों और क्षत्रियों के हाथों में जो है होता था। और जो उत्पादक वर्ग थे वैश्य और शूद्र जो है उनका स्थान जो था वह निम्न था और शूद्रों की स्थिति जो है सबसे ज्यादा उस समय भी खराब थी और वो सुविधा विहीन थे। उच्च वर्ग के लोग जो है वैवाहिक संबंध की बात की जाए तो उच्च वर्ग के लोग जो थे, हायर क्लास के लोग जो थे, यानी कि क्षत्रिय और ब्राह्मण जो थे वह नीचे वर्ग के स्त्रियों से विवाह कर सकते थे। यानी ब्राह्मण वर्ग और क्षत्रिय वर्ग के लोग जो है वैश्य शूद्र वर्ग की स्त्रियों से भी विवाह करने का उनको अधिकार था। लेकिन निम्न वर्ग यानी वैश्य और शूद्र वर्ग के पुरुष जो है चाह के भी जो है ऊपर वर्ण के स्त्रियों से विवाह नहीं कर सकते थे। परिवार की बात की जाए तो परिवार उस समय पितृसत्तात्मक था, पितृसत्तात्मक यानी पिता की प्रधानता थी, ऐसा जो है हम पूर्व वैदिक काल में भी पाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखें हम तो पितृसत्तात्मक जो व्यवस्था थी, पिता को ही ज्यादा या पुरुष वर्ग को ही ज्यादा प्रधानता, वह जो है और भी मजबूत जो है उत्तर वैदिक काल में होती है और पुत्र की कामना जो है यहाँ पर और भी प्रबल हो जाती है। पुत्रियों का जन्म जो है अभिशाप माना जाने लगता है, पुत्रियों का जन्म जो है उस समय अभिशाप माना जाता है। आप पिछली कक्षा में भी हम लोगों ने देखा कि पूर्व वैदिक काल में जो है पुत्रों की कामना जो है ज़्यादा
की जाती थी। तो अभी भी जो है पुत्रों की कामना जो है ज़्यादा की जाती है और पुत्रियों को जो है अभिशाप माना जाने लगा। और इसके अलावा जो है अल्पायु यानी कम उम्र में ही लड़कियों के विवाह पर बल दिया जाने लगा। इसके साथ ही स्त्रियां जो है पूर्णतः पुरुषों के अधीन हो गई। पुरुषों के अधीन यानी पुरुष की अनुमति के बिना जो है वह कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो इस प्रकार से हम देखें तो हम लोगों ने देखा कि कैसे वैदिक सभ्यता के उत्तर वैदिक सभ्यता में जो है क्या कुछ परिवर्तन जो हो रहे थे। पूर्व वैदिक काल की अपेक्षा जो है यहाँ पर बहुत कुछ बदलाव हम लोग देखने को मिलता है। हमें चित्रित धूसर मृदिभान लोहे का प्रयोग, राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था में परिवर्तन, राजा के अधिकारों में परिवर्तन। इसके अलावा जो है प्रशासनिक व्यवस्था में कई प्रकार के परिवर्तन हम देखते हैं। सभा और समिति की भी जो है कार्य का जो है दायरा वो अलग हो जाता है। इसके अलावा जो है सामाजिक व्यवस्था में भी जो है कई प्रकार के जो है हम परिवर्तन देखते हैं। अब कर्म के आधार पर नहीं, वर्ण ही महत्वपूर्ण हो गया था। अब जो है यानी जन्मजात हो गया था, जन्म से ही जो है वो आपका वो निर्धारण होने लगा था। कर्म के आधार पर वर्ण का निर्धारण अब नहीं होने लगा। इसके अलावा हमने देखा कि जो है परिवार में पितृसत्तात्मक तत्व की है प्रबलता पूर्व वैदिक से जो है और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। छात्रों, यह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी मेहनत से बनाया गया है। उम्मीद है मुझे कि आपको पसंद आ रहा होगा। यदि आपको पसंद आ रहा हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि दूसरे छात्रों, दूसरी तैयारी करने वाले लोगों को भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिले जैसा आप फ़ायदा उठा रहे हैं। धन्यवाद।